So hello my warriors, we are back with the part 4 of the solution. इससे पहले हमने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 डिस्कस कर चुका है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप चैनल पे जाके ब्रह्मोस अकेडमी के चैनल पे जाके उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो आज हम पार्ट 4 में जो टॉपिक लेने वाले हैं, जो कवर्स करने वाले हैं, स्टार्ट करने वाले हैं, वो है आपका वेपर प्रेशर। ठीक है। स्टिल इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल, प्लीज़ डोंट forget to subscribe to the channel, like and share with your friends। ठीक है। तो वेपर प्रेशर एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपके इस चैप्टर सोल्यूशन से रिलेटेड है। होता क्या है वेपर प्रेशर, पहले उसको समझते हैं। ठीक है। तो वेपर प्रेशर का मतलब क्या? वेपर मतलब वो स्टेट जब आपका क्या है, जो लिक्विड होता है, ठीक है, वो किस में चेंज होने लगता है? गैस में। तो ही तो आपका वेपर बनता है। ठीक है। तो वेपर के द्वारा जो प्रेशर एक्सर्ट होता है उसी को तो हम क्या कहते हैं? वेपर प्रेशर कहते हैं। ठीक है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स के थ्रू हम समझते हैं कि एक्चुअली में ये कॉन्सेप्ट जो है वो कैसे आया और क्या है ये ऑल अबाउट। ठीक है। तो देखो, वेपर प्रेशर अगर हम प्योर सॉल्वेंट की बात करें, अगर प्योर सॉल्वेंट है यानी कि बस पानी अगर हमने लिया, ठीक है, तो अब देखो उसमें जो उसके पार्टिकल्स होंगे वो क्या होंगे? पानी के ही पार्टिकल्स होंगे। ठीक है। यानी कि जो भी सॉल्वेंट आपने लिया है उसका प्योर उसी का यहाँ पे क्या होगा? एटम्स होंगे। अब जब आपने इसको हीट किया, ऑब्वियसली आपको अगर वेपर प्रेशर यानी वेपर स्टेट में लाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? टेम्परेचर देना पड़ेगा। तो जो भी इसके मॉलिक्यूल्स हैं, एटम्स है, वो एक्सेगरेट होंगे, उठेंगे और वो उस कंटेनर पे बस वही क्या है? सॉल्वेंट का होगा। ठीक है। अब सॉल्वेंट के क्योंकि यहाँ पे एटम्स या मॉलिक्यूल्स निकल रहे हैं तो वो प्रेशर जो एक्सर्ट करेंगे कंटेनर पे वो प्योरली सॉल्वेंट का ही होगा। ठीक है। ये एक सीन आपको समझ में आ गया। दूसरी तरफ अगर हम बात करें कि हमारे पास सोल्यूशन है, ठीक है, अगर हमारे पास सोल्यूशन है, ठीक है, तो सोल्यूशन में क्या होगा? सॉल्वेंट भी होगा और सोल्यूट भी होगा। तो यहाँ पे जो ब्लैक कलर से मैंने कर रखा है ये आपको ये बता रहा है कि यहाँ पे सोल्यूट है और ये वाइट वाला जो है ना सर्कल है ये आपका क्या बता रहा है? सॉल्वेंट बता रहा है। ठीक है। अब अगर आपका सोल्यूट जो आपने डाला है, ठीक है, वो नॉन वॉलेटाइल है। नॉन वॉलेटाइल का मतलब क्या होता है? ठीक है, नॉन वॉलेटाइल है कहने का मतलब अगर हमने इसको टेम्परेचर दिया तो जो सल्यूट के जो पार्टिकल्स हैं वो वेपर फेज में नहीं चेंज होंगे क्योंकि वो नॉन वॉलेटाइल है। ठीक है। वॉलेटाइल होता तो वो वेपर फेज में अपने आ जाता, पर क्योंकि ये नॉन वॉलेटाइल है तो वो जल्दी से उस पर नहीं आएगा। ठीक है। तो सोल्यूशन में क्योंकि सॉल्यूट भी होता है, सॉल्वेंट भी होता है, मिक्सचर ऑफ बोथ होता है। तो अब क्या होगा जब यहाँ पे सोल्यूशन को हीट करोगे, ठीक है, अब देखो सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा कि नहीं? यहाँ पे देखो प्योर सॉल्वेंट है तो हर जगह आप जाओगे तो क्या आपको सॉल्वेंट का ही पार्टिकल मिलता, पर यहाँ पे डिफरेंट हो गया। अब यहाँ पे कुछ स्पेस जो है वो सॉल्यूट के द्वारा क्या कर लिए गए हैं? ऑक्यूपाई कर लिए गए। तो इसके रिस्पेक्ट में, प्योर सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में, जो सोल्यूशन में जो आपके सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर रहेगा वो क्या होगा? कम होगा। ठीक है। क्या समझा आपने कि प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू दी सोल्यूशन। ठीक है। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट है जो इसके वेपर प्रेशर को क्या कर दे रहा है? कम दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे सरफेस एरिया घट गया। अब उतने इस रेस्पेक्ट में यहाँ पे ज़्यादा मॉलिक्यूल्स निकल रहे थे, यहाँ पे क्या होगा? वो कम हो जाएगा। ठीक है। इसकी वजह से ऑब्वियसली प्रेशर भी क्या हो जाएगा? आपका कम हो जाएगा। ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं? whenever there is a non-volatile solute, जब non-volatile solute ऐड किया जाता है, added to the solvent, the vapor pressure of the resultant solution is less than the vapor pressure of the solvent। ठीक है। तो vapor pressure हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि vapor pressure of the सॉल्वेंट, यानी कि यहाँ पे जो वेपर प्रेशर वीपी लिख देंगे, सॉल्वेंट का जो वीपी होगा वो क्या होगा? ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन। ठीक है। ये देखा गया है। कब देखा गया है? जब आपका ये क्या होता है? सोल्यूट नॉन वॉलेटाइल होता है। ठीक है। अब वेपर प्रेशर क्या होता है इसको भी डिफाइन कर लेते हैं। तो वेपर प्रेशर क्या होता है? उस इक्विलिब्रियम का कंडीशन होता है। ठीक है। डेफिनेशन अगर हम देखें इसका, वेपर प्रेशर की डेफिनेशन आप क्या लिख सकते हो? आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि वेपर प्रेशर कैसे क्या होता है, कैसे निकलता है। तो यहाँ पे हम वेपर प्रेशर को डिफाइन कर सकते हैं। इट इज डिफाइंड एज द प्रेशर, ठीक है, इट इज डिफाइंड एज द प्रेशर exerted
बाय द वेपर, ठीक है, क्योंकि वेपर प्रेशर है तो किससे होगा, बाय द वेपर इन इक्विलिब्रियम, ठीक है, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में क्या होगा, द रेट ऑफ इवोपरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन दोनों क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है, इन इक्विलिब्रियम विद द सॉल्यूशन एट पर्टिकुलर टेम्परेचर, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम हो गया, इक्विलिब्रियम विथ सॉल्यूशन, ठीक है, इक्विलिब्रियम विथ सॉल्यूशन एट पर्टिकुलर टेम्परेचर, पर्टिकुलर टेम्परेचर T, ठीक है। तो क्या हो गया, समझ में आ गया आपको। इट इज़ डिफाइंड एज द प्रेशर, वो प्रेशर एक्सर्ट कब करना चाहिए, जब आपका जो सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम में होगा। इक्विलिब्रियम का मतलब बताया मैंने आपको कि जब आपका जो रेट ऑफ कंडेंसेशन और इवोपरेशन होगा वो यहाँ पे क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। अब यहाँ पे वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट कैसे बड़ा होता है, बट ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू सोल्यूशन, ये भी आपको आई होप समझ में आ गया। अब नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पे आपको समझना है वो है लिक्विड के कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। इसके लिए इसको किसने एक्सप्लेन किया था, तो यहाँ पे एक केमिस्ट थे जिनका नाम था रॉल्ट। तो उन्होंने अपने कुछ जो इन्फ्लुएंसेस थे उसको बताया था और वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पे आप समझोगे, ठीक है। तो रॉल्ट्स लॉ ने क्या कहा था, रॉल्ट ने क्या कहा था, क्या उसका नियम है, वो भी हम आगे देखते हैं। सो यस, अभी हमने समझा कि वेपर प्रेशर जो एग्जैक्टली क्या कॉन्सेप्ट है, क्या होता है, ठीक है। प्योर का भी हमने देख लिया और सोल्यूशन में भी कैसे वेपर प्रेशर वेरी करता है वो भी हमने सीख लिया। अब यहाँ पे रॉल्ट नाम के जो केमिस्ट थे, जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या अपना लॉ दिया था, ठीक है। तो उनका लॉ काफ़ी सिंपल था और ये थोड़ा सा रिलेट आप सोच सकते हो कि आपके हेनरी लॉ की तरह ही थोड़ा सा है, ठीक है। अब क्या डिफरेंस है वो भी हम उसको डिस्कस करेंगे, पर यहाँ पे देखते हैं कि रॉल्ट्स लॉ ऐसा है क्या। तो पहले जो हम पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं वो वॉलेटाइल लिक्विड के केस में, ठीक है। वॉलेटाइल लिक्विड का मतलब क्या होता है, वॉलेटाइल लिक्विड का मतलब होता है वो लिक्विड जो तुरंत अपने वेपर फेज में आ जाता है, ठीक है। जैसे कि आपका पेट्रोल होता है, आपने हाथ में रखा, ठीक है, या फिर ऐसे ओपन स्पेस में रहता है, वो तुरंत अपने वेपर फेज में चला जाता है, ठीक है। वैसे लिक्विड्स को हम क्या कहते हैं, वॉलेटाइल कहते हैं, ठीक है, जो अपने वेपर स्टेट में बहुत जल्दी से आ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो मिक्सचर या सोल्यूशन जो आपका बन रहा है वो लिक्विड्स का बन रहा है जो वॉलेटाइल इन नेचर है, ठीक है। सो क्या कहता है रॉल्ट्स लॉ इनके केस में, तो ये कहता है इन अ सोल्यूशन दैट द वेपर प्रेशर इन अ सोल्यूशन, द वेपर प्रेशर ऑफ अ कंपोनेंट एट अ गिवन टेम्परेचर, किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जो वेपर प्रेशर ऑफ अ कंपोनेंट, किसी एक कंपोनेंट का जो होगा, इट विल बी इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन, ठीक है। क्या होगा, इट विल बी इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन यानी x ऑफ द कंपोनेंट मल्टीप्लाइड बाय द वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट इन इट्स प्योर स्टेट, ठीक है। किसका प्रोडक्ट होगा, मोल फ्रैक्शन का, और प्योर स्टेट में जो उसका पार्शियल प्रेशर होगा या वेपर प्रेशर होगा उसके क्या होगा, इक्वल होगा आपका यहाँ पे क्या, वेपर प्रेशर, ठीक है। तो कहानी ये समझ में आई आपको। अब इसको इक्वेशन के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, तो देखो क्या ये कह रहा है उसको हम कैसे लिखेंगे। तो देखिए, अगर हमने यहाँ पे किसी एक पर्टिकुलर PA, ठीक है, प्रेशर AB कंपोनेंट ले लिया क्योंकि सोल्यूशन बना है, ठीक है, सोल्यूशन है तो इसमें क्या होगा, A + B होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हमने A लिया, ठीक है, तो पार्शियल प्रेशर यानी वेपर प्रेशर, ठीक है, इज इक्वल टू द टेम्परेचर मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन किसका, उस पर्टिकुलर कंपोनेंट का। तो x क्या हो जाएगा यहाँ पे, A मोल फ्रैक्शन आ गया, एंड द मल्टीप्लाइड बाय द वेपर प्रेशर एट द कॉन्स्टेंट जब उसका प्योर स्टेट पे होगा, ठीक है। तो प्योर स्टेट में होगा तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, प्योर स्टेट के लिए हमने यहाँ पे क्या है, नॉट लिख दिया, ठीक है। इस नॉट का मतलब क्या है, यहाँ पे प्रेशर जो है वो उसके प्योर स्टेट में है, ठीक है। तो ये आपका इक्वेशन है जो रॉल्ट लॉ से आता है, ठीक है, ठीक है। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा कि जैसे कि ये क्या हो गया, वेपर प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट बराबर क्या होगा, वेपर प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट एट इट्स प्योर स्टेट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने बताया कि हमने किसके लिए डिसाइड कर रहे हैं यहाँ पे, वोलेटाइल लिक्विड का। वोलेटाइल लिक्विड का मतलब क्या होगा, जो भी आपका यहाँ पे बाइनरी सोल्यूशन है यानी कि 2 कंपोनेंट वाला सोल्यूशन है, यहाँ पे दोनों का नेचर क्या है, वोलेटाइल नेचर है, यानी कि जब आप हीट दोगे तो वो दोनों क्या है, अपने वेपर प्रेशर में चेंज होंगे, ठीक है। अब अगर हम ये दोनों वेपर प्रेशर में चेंज होंगे तो अगर हम A कंपोनेंट की बात करें, ठीक है, तो A के लिए हम क्या लिख सकते हैं, ऐसा इक्वेशन लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा,
इसके लिए हो जाएगा पी ए बराबर क्या हो जाएगा, पी नॉट ए इंटू एक्स ए, यही तो होगा। और बी की बात करें, बी कंपोनेंट के लिए भी आप लिख सकते हो पी बी बराबर क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर एट प्योर स्टेज इंटू एक्स बी, यही तो होगा आपका। ठीक है, अब जब आपने ऐसे लिख लिया, ठीक है, तो अब ये मुझे बताओ कि जो प्रेशर टोटल प्रेशर होगा इसका, ये तो पर्टिकुलर एक का हमने लिखा, टोटल प्रेशर यानी पी टोटल कैसे डिफाइन होगा, तो जो पार्शियल प्रेशर होगा या वेपर प्रेशर होगा वो क्या होगा, पी ए प्लस पी बी, यही तो डिफाइन करेंगे। ठीक है, अब क्या करना है, बस आपको यहाँ पे उसी वैल्यू जो है वहाँ पे ये जो 1 और ये 2 है, इन वैल्यू को हमें क्या कर देना है, सब्स्टिट्यूट करना है। तो पी ए की जगह क्या लिख सकते हैं, पी नॉट ए एक्स ए लिख सकते हैं, पी बी की जगह क्या लिख सकते हैं, पी नॉट बी, और यहाँ पे क्या हो गया, एक्स बी। ठीक है, यही तो लिख सकते हैं हम। ठीक है, और यहाँ पे अगर एक्स ए यानी कि मोल फ्रैक्शन है, इसकी वैल्यू को अगर आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या है हमें पता है एन ए अपॉन क्या होगा, एन ए प्लस एन बी, यही तो आपने सीखा मोल फ्रैक्शन क्या होता है, पर्टिकुलर जो भी यहाँ पे सॉल्यूट है या सॉल्वेंट है उसका अपॉन टोटल, और क्या हो गया, पी नॉट ए हो गया। दूसरा यहाँ पे पी बी के लिए एक्स बी के लिए भी लिख सकते हैं, तो एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। ठीक है, ये सबस्क्रिप्ट में है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी एंड टोटल नंबर ऑफ मोल्स अपॉन टोटल नंबर्स होगा, और क्या हो जाएगा, प्योर सॉल्वेंट। तो पी टोटल आपका ये भी एक इक्वेशन होता है जो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। ठीक है, मेन इक्वेशन आपका ये आ गया। ठीक है, आई होप इतना सारा चीज़ आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो क्या क्या हमने डिस्कस किया उसको एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे पी बी जो है ये क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन दैट इज कंपोनेंट बी, पार्शियल प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट ए, ये क्या है, प्योर है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ पी ए और एंड पी बी, ये क्या है, पार्शियल प्रेशर या फिर कह सकते हो वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए एंड बी। ठीक है, और पी नॉट ए एंड पी नॉट बी, ये क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए एंड बी इन इट्स प्योर स्टेट। प्योर स्टेट में जो इसका वेपर प्रेशर है वो आपका यहाँ पे जो है वो पी नॉट से रिप्रेजेंट है। एक्स क्या है, मोल फ्रैक्शन है, और मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, दैट व्हाट एग्जैक्टली इज योर द फॉर्मूला। ठीक है, सो यहाँ पे एक और रिलेशन भी आप देख सकते हो, जहाँ पे मैंने आपको बताया ना कि जो अगर हम एक्स, आपको पता है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ बी बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो अगर हम एक्स ए को लिखें तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स बी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, ये वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके भी आपका एक रिलेशन निकलता है। तो वो भी आप कर सकते हो, जहाँ पे आपको एक का दिया हुआ है और एक का नहीं दिया है तो वो यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। बट स्टिल आपके पास जो रॉल्स लॉ का वॉलेटाइल लिक्विड का जितना भी कॉन्सेप्ट था वो मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक अब हम कवर करते हैं। सो अगेन हम लोग डिस्कस करते हैं, आगे मूव करते हैं, रॉल्स लॉ फॉर नॉन वॉलेटाइल लिक्विड। ठीक है, नॉन वॉलेटाइल लिक्विड का मतलब यहाँ पे ये हो गया कि जो आपका सल्यूट है, ठीक है, वो क्या है, यहाँ पे नॉन वॉलेटाइल है। तो यहाँ पे एक कंपोनेंट जो आपका होगा वो क्या हो जाएगा, नॉन वॉलेटाइल हो जाएगा। ठीक है, यानी सल्यूट जो है यहाँ पे वो क्या हो जाएगा, नॉन वॉलेटाइल हो जाएगा। तब उस केस में रॉल्स लॉ कैसे डिफाइन किया जाता है, तो उस केस में रॉल्स लॉ जो डिफाइंड है वो ऐसे डिफाइंड है कि द वेपर प्रेशर ऑफ दिस सोल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट। ठीक है, तो वहाँ पे क्या है, यहाँ पे सॉल्वेंट पे डिपेंड करेगा। ठीक है, जो वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन है वो मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट पे डिपेंड करेगा। और सी बात है, जब वेपर में आपका जो एग्जिस्टेंस है वो किसका होगा, सॉल्वेंट का होगा। ठीक है, क्योंकि सॉल्वेंट हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, लिक्विड ले रहे हैं। तो इस केस में आप क्या लिख सकते हो, तो यहाँ पे जो डिफाइन किया है उसी को हम लिख लेंगे क्या, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट। अगर हम सॉल्वेंट की केस की बात करें, ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ जो वेपर प्रेशर होता है वो डिफाइन कैसे होता है, इट इज़ डिफाइंड एज द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट, एग्जैक्टली यही तो डिफाइन है, इनटू प्योर सॉल्वेंट का जो प्रेशर है, पार्शियल प्रेशर, यही तो आपका डिफाइन है। वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट is equal to the mole fraction of the solvent into multiplied by the vapor pressure at its
प्योर स्टेट में जो है उससे डिफाइन है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या कह दिया कि वेपर जो आपका फेज है सोल्यूशन का, वो प्रेशर जो है वो इक्वल होगा वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट, ठीक है। यहाँ पे सोल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा वो सॉल्वेंट के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे रिमार्केबल पॉइंट जो आपको ध्यान देना वो क्या है कि वीपी ऑफ सॉल्वेंट, जो सॉल्वेंट का वीपी है वो क्या होगा, वही होगा वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। क्यों ऐसा कह रहे हैं, ऐसा इसलिए कह रहे हैं बच्चों क्योंकि यहाँ पे जो आपका सॉलिड में है, ठीक है, जो नॉन वॉलेटाइल है या नॉन वॉलेटाइल लिक्विड है यहाँ पे, ठीक है, वो क्या है उसका तो कोई वेपर प्रेशर होगा नहीं, इसीलिए सोल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा वो डिपेंड करेगा सॉल्वेंट पे। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो कि वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट, इन दोनों क्योंकि ये दोनों बराबर हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन क्या चेंज हो जाएगा, वीपी ऑफ सोल्यूशन, ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन दैट वुड बी इक्वल टू एक्स ऑफ द सॉल्वेंट, है ना, और इनटू इट्स प्रेशर एट इट्स प्योर स्टेट, ठीक है। तो यहाँ से आपका सोल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो ऐसे डिफाइन हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं, इक्वेशन में पीएस के फॉर्म में लिखते हैं, तो पीएस, एस का मतलब ये क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन, और यहाँ पे वो बराबर हो जाएगा किसका, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट इनटू प्रेशर पी नॉट सॉल्वेंट, यही तो होगा, ठीक है। तो ये आपका फाइनल इक्वेशन आ जाता है जिसको आपको ध्यान देना है, ठीक है। पी सोल्यूशन यानी वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट इनटू द पार्शियल प्रेशर या वेपर प्रेशर एट इट्स प्योर स्टेट ऑफ द सॉल्वेंट, ठीक है। ये आपने समझ लिया यहाँ पे पी नॉट। अब देखो इसको हम लिख कैसे सकते हैं, ठीक है। तो ये हम अगर x के टर्म्स में लिखें, ठीक है, तो ये आप इसको एक मैं सिंप्लीफाइड वे में लिख देती हूँ। पी एस बराबर क्या हो गया, आप लिख सकते हो x, ठीक है, x सॉल्वेंट है, a लिख सकते हो, b लिख सकते हो, यहाँ पे हम x1 लिख देते हैं इसको, और इनटू क्या हो गया p नॉट, यही तो आपका इक्वेशन बना। अब यहाँ से x को डिफाइन कर लो, तो x आपका क्या हो जाएगा, x1 बराबर क्या हो जाएगा, ps और अपॉन p नॉट, ये आ जाएगा यहाँ पे इक्वेशन। देखो सिंपल है, आ जाएगा आपका यहाँ पे, ठीक है। अब इससे आपको पता क्या चल रहा है, जो वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके किसके, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट, ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, या मैं यहाँ पे मूव कर रही हूँ, यहाँ पे देख लो कि x की जगह हम इसका फॉर्मूला जो होता है वो लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स, क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स के टर्म्स में लिखेंगे Na N1 अपॉन टोटल यानी N1 प्लस N2, ठीक है। सॉल्वेंट सल्यूट का बराबर क्या हो जाएगा, PS अपॉन पी नॉट, ठीक है। मैंने बस x की वैल्यू जो आपका यहाँ पे मोल फ्रैक्शन है उसकी वैल्यू मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है, सब्स्टिट्यूट कर दिया, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं हम लोग, अब हम बोथ साइड, दोनों साइड हम क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 1, ठीक है। व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर सब्ट्रैक्टिंग द क्वांटिटी बाई 1, हम 1 से क्या कर रहे हैं, इन क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, सब्ट्रैक्ट बाय 1, ठीक है, 1 से अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं इन दोनों इक्वेशन को, तो आपके पास क्या बचता है यहाँ पे, तो आपके पास बचता है 1 माइनस N1 अपॉन N1 प्लस N2 इक्वल टू 1 माइनस PS अपॉन पी नॉट, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन यहाँ से निकलेगा, इसलिए हम लोग इसको ऐसे कर रहे हैं, ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 1 में से। सो आपके पास ये इक्वेशन आ गया, ठीक है। इसी को जब आप सॉल्व करोगे, ठीक है, फिर से यहाँ मूव करते हैं, जब सॉल्व करोगे तो आपके पास ये क्या हो जाएगा, पी नॉट, ठीक है, ये नॉट नीचे नहीं ऊपर है, ठीक है, पी नॉट माइनस एलसीएम ले लो, PS अपॉन पी नॉट, ठीक है, बराबर जो आएगा वो आएगा आपका, इसको जब सॉल्व करोगे दैट इज N1 प्लस N2 माइनस N1 अपॉन N1 प्लस N2, ठीक है। तो ये क्या आ रहा है, पी नॉट माइनस PS और पी नॉट PS, यहाँ पे देखो N1 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, N2 अपॉन N माइनस। तो यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है कि जो आपका यहाँ पे पी नॉट है, पी नॉट माइनस PS अपॉन पी नॉट, ठीक है, इज इक्वल टू x2 का मतलब यहाँ पे क्या है, सॉल्यूट,
ठीक है, ये किसका है, सॉल्यूट का है। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन है जो यहाँ से निकल के आ रही है, ये किसका है, सॉल्यूट का है, यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट रिलेशन निकल के आ रहा है, और ये जो क्वांटिटी, ये जो कमी आपको दिख रही है, ठीक है, ये वाली, इसको हम कहते हैं रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, इस क्वांटिटी को हम कहते हैं रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, इसको मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, क्या कहते हैं, रिलेटिव, जगह नहीं है इसलिए, रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वीपी, वेपर प्रेशर। ठीक है, रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कहते हैं। ठीक है, इतनी कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे समझ में आ गई। ठीक है, तो क्या हो गया, पी नॉट माइनस पी एस, पी नॉट इसको कहते हैं रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, और इसमें क्या आता है, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द नॉन वॉलेटाइल कंपोनेंट। ठीक है, यहाँ पे देखो x2 आ रहा है, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ द सल्यूट, और सल्यूट हमने कैसा लिया है, यहाँ पे नॉन वॉलेटाइल लिया है। मैंने बताया ना आपका, यहाँ पे जो सल्यूट है वो आपका नॉन वॉलेटाइल है, वॉलेटाइल जो है वो यहाँ पे सॉल्वेंट है। ठीक है, तो एक थोड़ा सा रिकैप लेते हैं क्या हमने सीखा यहाँ पे। तो रॉल्स लॉ फॉर द नॉन वॉलेटाइल लिक्विड जो होता है वो ये कहता है कि वेपर प्रेशर जो है सोल्यूशन का वो डिपेंड करेगा सॉल्वेंट के ऊपर। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे लिख लिया। अगर हम रॉल्स लॉ को यूज़ करते तो वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट का अगर हमें लिखना होता तो हम इससे लिखते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट इनटू प्योर स्टेट में जो उसका वेपर प्रेशर है वो लिखते हैं, यही तो करते हैं हम। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्योंकि नॉन वॉलेटाइल है तो उसका कोई वेपर प्रेशर नहीं होगा, तो सोल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा वो बराबर होगा किसके, सॉल्वेंट को। बस हमने क्या कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया सॉल्वेंट, क्योंकि वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन उसको मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया। ठीक है, अब क्या हो गया, ये इसके टर्म्स में आ गया, सॉल्वेंट के टर्म्स में। अब हमने क्या किया, इसको लिख लिया, वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन क्या है, PS हो गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट यहाँ पे x1 माना है उसको। ठीक है, और P नॉट जो हो गया वो यहाँ पे हो गया सॉल्वेंट का। ठीक है, P नॉट सॉल्वेंट का हो गया। हमारे पास इक्वेशन क्या आया, मोल फ्रैक्शन को इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो मैंने नेक्स्ट काम किया है वहाँ पे x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है, यानी मोल फ्रैक्शन हमें पता है क्या बराबर होता है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन नंबर टोटल नंबर ऑफ मोल्स, यही तो हमने सीखा। अब फिर क्या किया है, क्योंकि हम एक इंपॉर्टेंट रिलेशन यहाँ पे देख रहे हैं तो हम क्या करें, जस्ट 1 माइनस कर दिया, 1 में से माइनस जब सब्ट्रैक्ट किया है तो हमारे पास ये इक्वेशन जो बन के आए वो P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट इज इक्वल टू x2 आया। ठीक है, तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि यहाँ पे जो x2 है वो सल्यूट के टर्म्स में आया, तो इसी को कहते हैं रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये अपने आप में ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट और हमेशा एक क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में रहता ही है। ठीक है, आई होप ये जो कॉन्सेप्ट था वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इवन इफ़ आपके पास कोई डाउट है तो यू फील फ्री टू आस्क मी। ठीक है,